आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। डेली MCQ सीरीज़ के तहत आज ये GS का इसमें पहला वीडियो है। इसी तरीके से इस MCQ सीरीज़ के तहत हम लोग हिंदी, उत्तराखंड और आपका करंट अफेयर और SI के लिए इसमें मैथ और रीजनिंग को भी हम लोग हल करवाएंगे। जो SI के उत्तराखंड SI के साथ साथ जो पुलिस कांस्टेबल है उसके लिए, कनिष्ठ सहायक और जितनी भी उत्तराखंडी ग्रुप सी के जो पेपर हैं जनरल सिलेबस वाले, उन सब के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले GS का ये आपका MCQ की सीरीज है आज पहला। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं एवं सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निम्न में से किन शासकों द्वारा जारी की गई। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले शासक क्रमशः कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करेंगे भारत में गुप्त, ठीक है, शुद्ध करेंगे कुषाण। ठीक है, सोने की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने शासक हैं गुप्त शासक और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला शासक है आपका कुषाण। ठीक है, इस आधार पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, गुप्त और कुषाण शासकों द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। ठीक है, अगर हम कुछ क्वेश्चन और इन सिक्कों से देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन आता है, भारत में सिक्कों का जन्मदाता किसे कहते हैं। सिक्कों का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, तो सिक्कों का जन्मदाता माना जाता है गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को भारत में सिक्कों का जन्मदाता माना जाता है। और भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन, भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन यह आपका हुआ था 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ था और सिक्कों का जन्मदाता गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, बात करें भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? तो ये जारी किए इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानियों द्वारा। हिंद यूनानियों द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए और शुद्ध हो गए आपके कुषाण वाले। ठीक है, और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गुप्तों ने। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिक्के, अगर हम केवल बात करें सिक्कों की, खाली सिक्के, सोने की बात ना करें, केवल सिक्कों की बात करें जिसमें सभी सिक्के आ जाएंगे, चांदी के, तांबे के और सोने के, तो सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए गए थे मौर्योत्तर काल में किए गए, मौर्यों के बाद किए गए। ठीक है, मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के भारत में जारी किए जाते हैं। शीशे के सिक्कों की बात करें हम लोग, शीशे के सिक्के सातवाहन जो वंश था इनके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, शीशे के सिक्के और पोटीन के सिक्के, किसके? पोटीन और शीशे के सिक्कों को जारी किया सातवाहन ने। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। ठीक है, कनिष्क के सिक्के पर जो चित्र हमको मिलता है वो गौतम बुद्ध का मिलता है। ठीक है, जो कनिष्क शासक था अपना कुषाण वंश का, इसके सिक्कों पर हमको जो चित्र मिलता है गौतम बुद्ध का मिलता है। इसका मिलता है गौतम बुद्ध का चित्र प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ प्राचीन राजधानी महाजनपद काल है और एक तरफ राजधानी बतानी है आपने कि कौन सी सही नहीं है, इनमें से कौन सी सही लगी हुई है। ठीक है, सूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोतन या प्रतिष्ठान, ये भी सही है। चेदी की शक्तिमती, ये भी सही है आपका। तो इसमें गलत कौन सा? काम्बोज। काम्बोज की उज्जैनी नहीं थी। ठीक है, महिष्मती की उज्जैनी थी। किसकी थी महिष्मती? उज्जैनी। महिष्मती की थी उज्जैनी। ठीक है, जबकि जो काम्बोज की राजधानी कौन सी थी? काम्बोज की राजपुर या हाटक राजधानी थी किसकी? काम्बोज की। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? चोल राजवंश। ठीक है, तो चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल में सर्व किस प्रकार का कर था?
मध्यकाल में सर्व किस प्रकार का कर था? ऑप्शन है आयकर, बिक्री कर, आयात कर, सिंचाई कर। तो इनमें से कौन सा कर था? ये सिंचाई कर आपका, ठीक है। सर्व किस प्रकार का कर हो गया आपका? सिंचाई कर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल से संबंधित है? कोई ऑप्शन है बटाई, जरीब, जब्ती या कनकूत। इनमें से कौन सी भू व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो जब्ती व्यवस्था, ठीक है। जब्ती जो राजस्व व्यवस्था थी, इसका संबंध राजा टोडरमल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सुमेल नहीं है? ठीक है, जब भी आप पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देख लीजिए करिए कि नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। आप है पढ़ लेंगे और नहीं छोड़ देंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सुमेल नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अमात्य, जिसको मजूमदार भी कहते हैं। तो ये राजस्व विभाग की देखभाल देख करता था, यानी कि वित्त मंत्री था। क्या था ये? वित्त मंत्री था। कौन? अमात्य, ठीक है। अगला है गुरुनवी, या इसको चिटनिस भी कहा जाता है। इसको सुरनवीस भी बोलते हैं, सुरनवीस या गुरुनवी या फिर चिटनिस, ठीक है। इसके पास था पत्र व्यवहार। क्या था? पत्र व्यवहार करता है, ठीक है, कि जो पत्र आए हैं उनका भाषाशैली देखना सा काम था किसका? चिटनिस का। अगला है सुमंत, जिसको दबीर भी कहते हैं, सुमंत को दबीर भी कहते हैं। इसके पास विदेश विभाग था, नहीं कि ये विदेश मंत्री था। कौन? दबीर या सुमंत। क्या था? विदेश मंत्री। अगला है सरे नौबत, ठीक है, सरे नौबत, ये था आपका सेनापति। क्या था? सेनापति, ठीक है। तो ऑप्शन में इसी को देखा, धार्मिक मामले नहीं थे। यहां पर पंडित राव करके एक मंत्री था, उसके पास ये धार्मिक मामले थे आपके, ठीक है। तो सरे नौबत इसमें गलत दे रखा है। तो इसके पास जो था आपका सेनापति का काम था, सैन्य मामले थे इसके पास। और धार्मिक मामलों का जो मंत्री था उसको बोलते हैं पंडित राव। क्या बोलते हैं? पंडित राव। अगला है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर। सातवां क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है किस दशक में रही है? तो 1961 से 71 के दशक में भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ठीक है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1961 से 71 के दशक में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? आठवां प्रश्न है, निम्न में से कायांतरित चट्टान का उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है सैल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो कौन सा इसमें से? संगमरमर, ठीक है। कायांतरित चट्टान का क्या है? ये उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके लिए नौवां प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, तो कर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष वो होते हैं जिनको हम सीधे हमको देना पड़ता है, अदायगी करनी पड़ती है। अप्रत्यक्ष यानी कि इसमें किसी माध्यम के द्वारा हम क्या है कर देते हैं, ठीक है, यानी कि लगाए किसी पर जाएंगे देगा कोई, इनको अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष जो कर आप डायरेक्ट देते थे, न्यूनतम वैकल्पिक कर है, ठीक है। यह भी क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। प्रश्न सही पढ़ना, प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा हुआ है। तो न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। पूंजीगत लाभ पर जो कर होगा वह भी प्रत्यक्ष कर होगा। निगम कर यानी कॉर्पोरेट जो आपका टैक्स है वो भी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। लेकिन सीमा शुल्क क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, इसमें ये गलत दे रखा है, ठीक है। सीमा शुल्क किस प्रकार है? एक अप्रत्यक्ष कर है, ना कि प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अगला 11वां प्रश्न देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की जाती है? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 12वीं या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में आपकी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की जाती है? ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, तो इसमें से आपकी ये ऑप्शन है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की जाती है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था 1997 से
2002 तक। ठीक है, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी और इसी नवी पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला देखते हैं, जो 12वां प्रश्न है, जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दर्रा किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ऑप्शन है जास्कर श्रेणी, लद्दाख, धौलाधार या काराकोरम। इनमें से किस श्रेणी पर जो जिला दर्रा स्थित है। ठीक है, काराकोरम पर नहीं है, धौलाधार पर नहीं है, लद्दाख पर नहीं, तो उत्तर आपका जास्कर श्रेणी पर। ठीक है, जो जिला दर्रा आपका जास्कर श्रेणी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, ऑप्शन है सीएसओ, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो इनमें से कौन करता है। वित्त मंत्रालय प्रतिवर्ष क्या करता है, आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाबार्ड क्या है। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है हमारे लिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि बोर्ड एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास। तो इनमें से क्या है नाबार्ड आपका, तो ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक हो गया। अगला, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, चीन। ठीक है, तो आसियान की स्थापना कब हुई थी। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो आपका उत्तर है चाइना। ठीक है, चीन आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने दिल्ली में किया था। ठीक है, कभी पूछेगा दिल्ली में किसने किया, पंजाब में किसने किया, उत्तर प्रदेश में किसने किया। ठीक है, पंजाब में आपके थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है, यूपी में थे आपके अजीत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के चाचा थे ये, अजीत सिंह उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। ठीक है, तो सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। ठीक है, और तिलक की मृत्यु से 1 अगस्त 1920 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। बाद में 1922 में चौरा-चौरी की घटना हो जाती है, जिस कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, बाद में 1923 में, ठीक है, 2 व्यक्ति होते हैं जो गांधी के इस कार्य करने, जो स्वदेशी आंदोलन वापस लिया था, उससे नाराज हो जाते हैं। कौन कौन आपके, एक आपके हैं चित्तरंजन दास और एक हैं आपके मोतीलाल नेहरू। इनके द्वारा एक स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए तो चलिए बता लोगों को कि स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा है, सैयद हैदर रजा कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 के दौरान किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया था। अगस्त 2022 के दौरान किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन यूएसए, भारत, मैक्सिको, ब्रिटेन। ठीक है, तो आप लोगों के मन में चल रहा है भारत, तो भारत उत्तर नहीं है इसका। मैक्सिको के द्वारा 2022 में विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया था मैक्सिको के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत वर्ष 22-23 के लिए किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया था। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत 2022-23 के लिए किस शहर को सांस्कृतिक पर्यटन शहर घोषित किया गया था, तो वाराणसी को। ठीक है, वाराणसी को एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है,
19वां प्रश्न आप लोगों के लिए, उदयमर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उदयमर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर आपका तमिलनाडु। तो उदयमर्थनपुरम जो पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला 20वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? ठीक है, आपका 9 दिसंबर को पहली बैठक होगी, 10 दिसंबर को 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होगी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होगी। इसी तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन आपके लिए मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव, संभागा आयुक्त या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संभाग बोलते हैं मंडलों को, जैसे उत्तराखंड में आपका कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल है, तो वही पूछ रहा है आपसे कि जो जिला कलेक्टर और डीएम है वो किसके अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, तो संभाग यानी कि मंडल, तो मंडल आयुक्त यानी कि अभी जैसे दीपक रावत हैं आपके कुमाऊं कमिश्नर, तो जो डीएम है इनके अधीन कार्य करेंगे। ठीक है, जिला कलेक्टरेट जो जिला कलेक्टर हैं ये संभागा आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब भारत में न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अर्थात PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, पहली बात PIL क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं हिंदी में सामाजिक कार्यवाही याचिका। सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा इसको लोक के हितवाद में आता है मुकदमा आपका। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है ये भारतीय न्यायपालिका ने इसको USA से ग्रहण किया है, तो ये USA से लिया गया है PIL। ठीक है, लोक हितवाद। ठीक है, तो जिस समय भारत में इसको अपनाया गया तो ये अपने वाले जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। ठीक है, भारत में न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अर्थात PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न 23वां, दल बदल विरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? पहली बात तो किस संशोधन के द्वारा? तो 52वां संशोधन हुआ था आपका 1985 में। इसके माध्यम से ठीक है दल बदल विरोधक जो निरोधक कानून था इसको लेके आया गया। तो प्रश्न है कब इसको पारित किया गया? तो 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन था और 1985 में इसको पारित किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है छठी, तीसरी, पांचवी या चौथी। ठीक है, तो आपका उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। ये थी आपकी लगभग 1974 से लेकर 78 तक ही चल पाई थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो उसमें इंदिरा गांधी थी लेकिन बाद में उनकी सरकार हो जाती है, तो सॉरी आपका जब उसमें भारत में आपातकाल लगा हुआ था उसके बाद सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1974 से 78 तक का कार्यकाल है 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। अगला आज का लास्ट प्रश्न है, बादल फटने का अर्थ है? बादल फटने का क्या अर्थ है? ऑप्शन, मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, बी ऑप्शन है कृत्रिम वर्षा का निर्माण, डी है आकाश में बादलों से बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका उत्तर जिसे हम कह सकते हैं बादल फटना? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश को क्या बरसात को कहते हैं? बादल फटना। ठीक
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप इस टेस्ट सीरीज को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगाना हो यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए आप लोग, ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से इनको ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो संपर्क कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे आपको हम लोग, ठीक है, वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए।